Please subscribe the channel and press bell icon for notification. कोरोना बदल रहा है वायरस। जी हाँ, कोरोना जब से आया है तब से इसको लेकर पुख्ता तौर पे डॉक्टर, रिसर्च स्कॉलर्स और कम्युनिटी एक्सपर्ट कुछ भी कह नहीं पा रहे हैं। इसके लक्षण भी नए नए जुड़ते जा रहे हैं। अब ऐसे में जो नया लक्षण सामने आया है वो है आंखों की परेशानी। जी हाँ, दिल्ली में आंखों, नाक, गले के फंगल इन्फेक्शन के जो मामले सामने आए हैं उसमें तो आंखों की रोशनी ही जा रही है। तो लंदन में कोरोना वायरस नए रूप में आ गया है। इसकी वजह से अब सख्त लॉकडाउन वहां लगाना पड़ रहा है। तो अब ऐसे में अगर हम देखें तो आपको कैसे सतर्क रहना चाहिए, कैसे आंखों में परेशानी का कोरोना कनेक्शन है, ब्लैक फंगल के जो मामले सामने आ रहे हैं वो असल में क्या है, इससे बचाव के लिए क्या क्या एहतियात आपको बरतने पड़ेंगे, पोस्ट कोविड क्या क्या परहेज आपको करना होगा, जो वैक्सीन तैयार हुई है या हो रही है वो कितनी असरदार रहेंगी, इस मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। और मेरे साथ इस खास पेशकश में जुड़ रहे हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश चावला, सांस रोग एक्सपर्ट डॉक्टर राकेश गोदारा और स्टार इमेजिंग के डॉक्टर समीर भाटी। आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर राकेश, अब जो नया रूप हम कोरोना का आता हुआ देख रहे हैं, जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, ब्लैक फंगल इसको कहा जा रहा है, जो कि सीधा आपकी आंखों की रोशनी को इम्पैक्ट करता है, इसके बारे में हमको बताएं, क्योंकि हम सब जानते हैं बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल, बहुत ही मिस्चीवियस वायरस तो ये है ही, लेकिन इसके लक्षणों में अब ये कोई नया एंगल आ गया है। बताएं क्या है। नमस्कार कविता जी। देखिए, ऐसा है कि ये जो ब्लैक, जो आप कह रहे हैं कि इसके डिजीज का ब्लैक मिथ है, ये बेसिकली जो अभी हमने केसेस रिपोर्ट देख रहे हैं, ये कोरोना के बाद में जो आफ्टर इफेक्ट्स है। बेसिकली द कोरोना एक वायरल डिजीज है जिसके हमें जो ट्रीटमेंट है उसमें एक स्टीरॉयड की भी एक मुख्य भूमिका रहती है कुछ केसेस में, जहाँ पे कि सीवियर इन्फ्लेमेशन रहते हैं। और ये जो केसेस आए हैं वो फंगल इन्फेक्शंस के हैं, जो कि ऑलरेडी कोरोना के रोग से ग्रसित हैं और जिनमें स्टीरॉयड चल रहे हैं। और स्टीरॉयड जब लंबे टाइम दिए जाते हैं तो उससे बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, आपकी शुगर जो है अनकंट्रोल रहती है। सेकेंडरी इन्फेक्शन और स्पेशली जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उनकी संभावनाएं अधिक हो जाती है। और ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शंस है जो कि जनरली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है, उन लोगों में इसके होने के ज्यादा चांस रहते हैं। और स्टीरॉयड वही काम करता है, स्टीरॉयड हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को थोड़ा कम करता है, जिससे कि इन रोगों की संभावनाएं बढ़ जाती है, जो कि म्यूकोरमाइकोसिस है। और ये हम लोग अब देख रहे हैं कि म्यूको के अलावा बाकी कैंडिडेट इन्फेक्शन है, जो कि पहले इतना कॉमन नहीं था, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे केसेस में भी देख रहा हूँ मैं, जो पोस्ट कोविड आफ्टर 2 और 3 वीक जो पेशेंट्स हैं जो कि स्टीरॉइड्स पे या अदर एंटीबायोटिक्स में हैं, उन पे सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें कि जो ये म्यूकर इन्फेक्शंस है मुख्यतः ये आंखों को और जो आपकी नाक की हड्डी को या नाक को, इसको ज्यादा प्रभावित करता है। अगर इसको समय रहते ना पहचाना जाए तो इससे आंख की रोशनी भी जा सकती है। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. डॉक्टर राकेश, आप ही से अगला सवाल होगा, क्योंकि यहाँ पर हम पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं जो कि काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कोरोना की वजह से। आप कह रहे हैं कि जो मामले सामने आ रहे हैं ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस है, तो क्लियरली हम पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस मोटे तौर पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ही देखेंगे, उसी को अटैक करता हुआ देखेंगे। सो पोस्ट कोविड हम जब इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं उसके जैसे पोस्ट कोविड मुख्यतः हमें पता है कि कोविड के अंदर मेनली हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम या जो फेफड़े हमारे अफेक्ट रहते हैं, और उसमें पोस्ट कोविड में फटीग और जो रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी जो है वो एक कॉमन चीज रहती है। बहुत सारे हमारे पेशेंट्स कहते हैं कि मुझे सांस की तकलीफ हो रही है या मुझे थकान हो रही है। उसके साथ में जो गंभीर जो बीमारी है वो ये है कि जो फेफड़े डैमेज होने के बाद में जो कोविड के कारण फाइब्रोसिस हो जाता है, और ये फाइब्रोसिस एक तरह का परमानेंट चेंजेस होता है, जिससे कि फेफड़े क्षतिग्रस्त होने के बाद में रिकवर होने में या तो नहीं हो पाते या होते हैं तो उनको काफी वक्त लगता है, और इन लोगों को उनकी जो डेली लिमिटेशन ऑफ जो एक्टिविटीज है वो काफी लिमिटेड हो जाती है। सेकंड चीज है, कुछ टाइम इनको कई बार ऑक्सीजन पे भी रहना पड़ता है, क्योंकि जब ये चलते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो इनका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। तो ये एक थोड़ी चिंता की बात है, क्योंकि इन लोगों की जो बाकी की लाइफ है वो काफी हद तक प्रभावित हो जाती है। इसमें पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन का और एक्सरसाइज का काफी हद तक रोल है, जिससे कि उनकी
जो फंक्शंस हैं वो नियर नॉर्मल तक करे जा सकते हैं। ये तो लंग्स के ऊपर हुआ, और अन्य जो है उसमें देखा गया है कि हार्ट पे भी प्रभाव पड़ता है। जो हार्ट की मायोकार्डिटिस का भी देखा गया है, मायोकार्ड डिस्फंक्शन है, इन लोगों की हार्ट रेट काफी हद तक अधिक रहती है जी। और ये लोग अत्यधिक थकान महसूस करते हैं। ये सारे पोस्ट वायरल कॉम्प्लिकेशन जो वायरल इंड्यूस बॉडी के ऊपर जो हमारा इफेक्ट रहता है, मस्कुलोस्केलेटन है जिसमें कि मांसपेशियों में दर्द है, थकान है, अधिक काम करने की क्षमता नहीं होती है, तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। पोस्ट कोविड जो सीक्वेली हम बोल सकते हैं, या जो कॉम्प्लिकेशन से डिफरेंट है और सीक्वेली भी रहती है इनका, जो ये काफी हद तक जो पेशेंट्स मॉडरेट टू सीवियर डिजीज से रिकवर होते हैं उनको काफी हद तक वक्त लगता है पूरी तरह से रिकवर होने में। बिल्कुल, मुझे आपसे यही जानना है डॉक्टर राजेश, शायद आप ज्यादा इसको विस्तार से बता पाएं, क्योंकि अगर आपकी कोई हेल्थ हिस्ट्री पहले नहीं है, किसी भी तरह की हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं है और आपको कोरोना होता है तो काफी हद तक आप रिकवर हो जाते हैं, उनमें भी इस तरह के पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशंस पाए जा रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर राकेश ने समझाया, काफी हद तक स्टेरॉइड्स का भी साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन जो शख्स तंदुरुस्त था, जिसकी इम्यूनिटी जो एक बार लो हो जाती कोरोना के बाद, कोरोना की वजह से, उनको भी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस इस तरह के हम आते हुए देखेंगे? हाँ, मतलब ये जो सिम्टम्स हैं, कई लोगों को साइकेट्रिक सिम्टम भी काफ़ी होते हैं। कई लोग एंग्जाइटी काफ़ी कंप्लेंट करते हैं, कई लोगों को नींद नहीं आती है, खास करके जिनको बहुत कम सिम्टम थे उसके बावजूद भी थोड़े दिनों बाद वो कहते हैं मुझे। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. सांस फूल रहा है, जब उसके सारे टेस्ट किए जाते हैं तो वो नॉर्मल आते हैं, उनको फिर हम थोड़ा एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स देते हैं तो वो ठीक महसूस करते हैं। एक ये ग्रुप भी है, बट ज़्यादातर जो सिम्टम्स हैं वो उन्हीं व्यक्तियों को आ रहे हैं जिनको के एडमिशन हुआ था, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी। ये एक ग्रुप है जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं। ऑलराइट, चलिए डॉक्टर समीर भाटी जी, आपसे मुझे ये पूछना है कि अब तक जितनी भी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हमने आते हुए देखे हैं, उनमें सबसे ज्यादा सीवियर और आम कौन-कौन से कॉम्प्लिकेशंस पाए गए हैं? जी बिल्कुल, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, हमने अगर देखा कि मार्च अप्रैल मई के अंदर और जून जुलाई में जो केसेस आ रहे थे, और अभी फिलहाल जो नवंबर दिसंबर के अंदर जो केसेस आए हैं, जिस तरह से हम पहले से भी बात कर रहे थे कि विंटर्स में आपका पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी वायरस भी काफी बढ़ जाता है, तो इस बार जो अभी केसेस आ रहे थे उनमें सबसे ज्यादा आपका पल्मोनरी न्यूमोनाइटिस के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे। उसमें भी हम इमेजिंग में देखें कि अगर हम 100 केसेस कर रहे हैं, 100 स्कैन्स कर रहे हैं सीटी स्कैन के, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 80% पेशेंट्स के अंदर कोविड न्यूमोनाइटिस आ रहा था। फिर उसमें 3 कैटेगरीज, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। लगभग उसमें 10% के करीब लोग ऐसे थे जिनको सीवियर न्यूमोनाइटिस, जैसा अभी बात कर भी रहे थे कि आप बात करते हैं कि यूथ की जिसमें कोई कोमॉर्बिड नहीं है, किसी तरह की डिजीज भी नहीं है, फिर भी उनको पोस्ट कोविड सिंड्रोम, इस तरह की प्रॉब्लम वो उनको रहती है जिनको न्यूमोनाइटिस काफी सीवियर हो चुका होता है ना, और वो हॉस्पिटल भी काफी लेट पहुंचे होते हैं, तो वो एक काफी बड़ा। तो इस बार अभी विंटर्स में हमने खास तौर पे, और अभी भी पॉजिटिविटी रेट कम हो रही है, पर सीवियरिटी ऑफ डिजीज तो अभी भी कम नहीं हुई है, केसेस तो अभी भी सीवियर आ ही रहे हैं। हाँ, पॉजिटिविटी रेट डेफिनेटली फॉल किया है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। लेकिन एक और अहम चीज़ यहाँ पे जो कि हमें कंसिडर करनी चाहिए डॉक्टर राकेश, वो ये है कि ठंड की वजह से वैसे भी आंखों में ड्राइनेस की शिकायत लोगों को रहती ही है। अब ऐसे में जिस ब्लैक फंगल इन्फेक्शन की हम बात कर रहे हैं जो सामने आ रही है, जहाँ पे लोगों की आंखों की रोशनी तक जा रही है, इसके ट्रिगर्स क्या हैं? इसके इलाज के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या किसी तरह की एंटी फंगल थेरेपी पे जाना चाहिए? पकड़ा कैसे जाए कि हमें ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हो रहा है? देखिए, जो ये फंगल इन्फेक्शन जो आंखों को प्रभावित करता है, ये म्यूकर एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है। ये मोल्ड्स होते हैं। फंगल इन्फेक्शन तरह तरह के होते हैं जिसमें कि मोल्ड भी है, यीस्ट भी रहते हैं, और सामान्यतः ये इन्फेक्शंस आम आदमियों में जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहती है, इम्यूनिटी ठीक रहती है, उनमें नहीं होते हैं। बट जो पेशेंट एक्सट्रीम ऑफ एज है, ऑलरेडी डायबिटिक हैं, या ऑलरेडी कोई पेशेंट जो किसी न किसी अन्य बीमारियों के लिए स्टीरॉयड ले रहे हैं, या फिर जैसे अपने गठिया रोग है या अन्य रोग हैं जिनके लिए पहले से उनकी दवाइयां चल रही है, जिनसे उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, वो लोग, और या एक्सट्रीम ऑफ एज जिसमें कि हम कह सकते हैं कि मोर देन 65 या 70 की एज पे हैं, अगर वो लोग स्टीरॉयड पे लंबे टाइम रहते हैं तो उनमें इनके चांसेस या इस इन्फेक्शन के या फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रोएक्टिव डॉक्टर से आप संपर्क में रहें और स्टीरॉइड जितना जल्दी हो सके उतना उनको टेपर करें, प्रोवाइडेड दैट कि आपकी डिजीज रिस्पॉन्ड कर रही हो। एंड अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए आप लोग जो अर्ली इमेजिंग है वो करवा सकते हैं, जिसमें कि सीटी या एमआरआई का एक मुख्य रोल होता है, जिसमें कि आपको अर्ली डिटेक्शन ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ आपका आई का या नेजल बोन का या मैक्सिलरी साइनस का इन्वॉल्वमेंट पता लग सकता है, और ये म्यूकर लंग्स में भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको रिपीट सीटी स्कैन है, उससे भी आपको मालूम चल सकता है। और ब्रोंकोस्कोपी का भी रोल रहता है, जिसमें कि आप सैंपल्स लेके आप उनको फंगल इन्फेक्शन के लिए भेज सकते हैं। जहां भी ऐसा सस्पिशन होता है वहां पे एंटी फंगल ट्रीटमेंट अर्ली स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट रहता है, अलोंग विद द सर्जिकल पार्ट, बिकॉज सर्जरी एक इंपॉर्टेंट इनमें रहती है कि आपको जो फंगल इन्फेक्शन है वो पार्ट कर, तो उस पार्ट को आप निकाल दें या उस वहां से फंगस को आप डिब्राइड कर दें या रिमूव कर दें, तो उसके साथ में एंटी फंगल जल्दी और इफेक्टिव तरीके से काम करती है। इसके लिए जो डेडिकेटेड एंटी फंगल मेडिकेशंस रहती है वो हमें देनी होती है, और उनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा चलता है। बिल्कुल, ये सब तो तब आप करेंगे जब आपको लगेगा कुछ आपको सिम्टम्स जब दिखाई दे रहे हो। लेकिन डॉक्टर राजेश, कोविड अगर एक बार हो जाए आपको, आप उससे बिल्कुल क्लियर हो जाए, नेगेटिव आ जाए आपकी कुछ रिपोर्ट्स, क्या उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको अपने आप कोई सारे टेस्ट करवाने चाहिए ताकि आप देख सके किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन ना आ रहा हो? क्या कोई ट्रैक करने का तरीका है? किस तरह के टेस्ट आप रेकमेंड करेंगे? देखिए, अगर आपका कोविड ठीक भी हो गया है तो आपको एक बार या 2 बार कम से कम, अगर आप बहुत भी कम सिम्टोमेटिक भी रहे हैं, ज़रूर टेस्ट कराने चाहिए। खास करके सिंपल एक्सरे करवाएं, सिंपल ब्लड टेस्ट जैसे हम करते हैं, सीबीसी, लीवर टेस्ट और केएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट। और इसके अलावा थोड़ा भी अगर रेस्पिरेटरी आपको सिम्टम आए हैं तो पल्मोनरी Please subscribe the channel and press bell icon for notification. फंक्शन टेस्ट महीने ठीक होने के 1 महीने बाद कराना चाहिए, बिकॉज जब बिल्कुल क्लियर हो कि आप नॉन इन्फेक्टिव हैं तो आपको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी कराने चाहिए, ताकि आपके पास एक रिपोर्ट है और आप कह सकते हैं कि आपको कोई भी इसका फेफड़ों के फंक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं आया है। ये कम से कम इतने टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए मेरे ख्याल से। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत सारी खबरें लगातार आ रही है। एक अगर वैक्सीन आ जाए तो वो किस हद तक आपको ठीक कर सकता है? क्या वो कोरोना वायरस से आपको ठीक करेगा, या आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, या जितनी भी पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस की हम बात कर रहे हैं उनको भी कंट्रोल करेगा? इस पर हम विस्तार से बात करेंगे हमारे पैनलिस्टों से इस ब्रेक के बाद। कोरोना वायरस को लेके अलग अलग तरह के कॉम्प्लिकेशन जो सामने आ रहे हैं उसको लेके हम खास चर्चा कर रहे हैं, और हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल भी मौजूद है। डॉक्टर राकेश कुदारा, मैं आपके पास आऊंगी। हम सब वैक्सीन की बात कर रहे हैं कि वैक्सीन अब बन गई है और या तैयारी में है, कई सारे ट्रायल्स यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, कुछ अप्रूवल्स ही मिल गए हैं। लेकिन लोगों को अगर हमें ये समझाना हो कि वैक्सीन कोरोना वायरस का तुरंत सोल्यूशन नहीं है, वो आप कैसे समझाएंगे, और क्या ये सही भी है? क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि एक बार आपने वैक्सीन लगा ली तो आपको कोरोना होगा ही नहीं होगा। कितना असरदार होगा वैक्सीन, और किस तरह से आपको बचाएगा? बिल्कुल सही कहा कविता जी आपने कि वैक्सीन अपने आप में शॉर्ट एक सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज वैक्सीन आपको इसका Please subscribe the channel and press bell icon for notification. हमें समझना होगा कि वैक्सीन का असर किस तरह से, बिकॉज वैक्सीन आप में क्या है कि उस पर्टिकुलर वायरस के एक स्ट्रेन के लिए आपके अंदर एंटीबॉडी बनाता है पहले से, जिससे कि आपको नेक्स्ट टाइम जब आप एक्सीडेंटली उस वायरस से एक्सपोज हो जाते हैं तो आपको डिजीज या तो ना हो, और या हो तो डिजीज की सिवियरिटी कम रहे। लेकिन इसकी एक एफिकेसी होती है, एक इसकी सफलता जो सक्षमता होती है कितना कंट्रोल कर पाती है, जो नॉर्मली जो आपने देखा है जैसे डिफरेंट जो हमारी कंपनीज है जिनमें कि कोट कर रहे हैं कि 94% इफेक्टिव है, 70% इफेक्टिव है, बाय एंड लार्ज 70% के आसपास इफेक्टिव रहती है। इट मींस कि आप वैक्सीन लगाने के बाद में कंप्लीटली श्योर नहीं कह सकते कि मुझे अब कोरोना हो ही नहीं सकता, मैं बिल्कुल बिना मास्क के या मैं बिना प्रोटोकॉल फॉलो किए मैं अगर रहूंगा तो मुझे डिजीज नहीं होगी। सेकेंड चीज है कि डेफिनेटली वैक्सीन से हमें ये फायदा है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर डिजीज हो तो डिजीज माइल्ड हो सकती है, कम सीवियर हो सकती है, ये फायदा है। लेकिन जो बेसिक प्रोटोकॉल है हमारे, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि डिफरेंट वायरस के स्ट्रेन है, क्योंकि वायरस की प्रॉपर्टी होती है कि उनका स्ट्रेन चेंज होता रहता है। अभी यूके से हम खबर सुन रहे हैं कि कुछ नया स्ट्रेन उनका वहां पे आया है,
जिससे कि अभी वायरस जो है नए नए केसेस आ रहे हैं जिससे कि तो ये हमें अपने आप को वो सजग तो रखना पड़ेगा और बेसिक हमारी हाइजीन प्रोटोकॉल है, मास्क है, दूरी है, ये सब चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी। वैक्सीन आपको एक हद तक बचाव कर सकती है, ये हमें इस तरह से समझना होगा। तो यानी बेसिक प्रिकॉशंस तो आपको फिर भी लेने होंगे, लेकिन समीर जी यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स हर्ड इम्यूनिटी की भी बात कर रहे हैं जो कि डेवलप हो सकती है वैक्सीन जब लगना शुरू हो जाएगी। तो ये हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है और ये डेवलप कैसे होती है? जी अब इसमें जो डॉक्टर साहब ने भी बताया, इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा कि इस समय जो दो बातें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है, जो पोस्ट कोविड पे हम बता रहे थे, पोस्ट कोविड केयर पे, कि इन्फेक्शन कोविड के रिकवरी के फेज में अभी हो रहा है, जो ये अभी देखे भी गए 12-13 केसेस है ना, कोविड नेगेटिव होने के बाद, रिकवर होने के बाद भी ये देखा गया है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने सिम्टम्स को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है और अपने डॉक्टर को बताना है। दूसरा, जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स है जिनकी इम्यूनिटी पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनके में जो है फंगल इन्फेक्शन के केसेस ज्यादा देखने के आए हैं। डायबिटिक्स हैं, जो किडनी प्रॉब्लम है और भी जिनमें ट्रांसप्लांट हुआ है किसी भी तरह का, तो उनके अंदर ऑलरेडी इम्यूनिटी कम होती है। आपने जो हार्ड इम्यूनिटी की बात की, उसमें एक पर्टिकुलरली एक संख्या है कि 60% के करीब हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी है, इन्फेक्ट होकर रिकवर्ड हो चुकी है ना। जैसा अभी सीरो सर्वे किया गया था दिल्ली के अंदर भी, जिसमें पता लगा कि इतने लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट होकर रिकवर्ड हो गए हैं। तो वो उस समय हम मानेंगे कि हाँ, ये एक पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रिक्ट है या पर्टिकुलरली एक एरिया वो इन्फेक्ट हो चुका है और उनसे फिर आपस में जो ट्रांसमिशन रेट वगैरह है वो नहीं हो सकता, आगे स्प्रेड नहीं होता वायरस, वो चेन ब्रेक हो जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, मुझे ये समझाएं कि अगर आपके ऑलरेडी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं तो वैक्सीन क्या आपको फिर भी लगाई जा सकती है, और अगर लगाई जा सकती है तो फिर आपके लिए कैसे काम करेगी? देखिए, वैक्सीन बिल्कुल लगाई जा सकती है, बट आपको जैसे ब्लाइंडली नहीं लगवानी है, वो मेडिकल निगरानी में कॉम्प्लिकेशंस और कोई ऐसी चीज़ जो उसको बढ़ा सकती है, अगर डॉक्टर की सलाह के बगैर किसी भी। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल को ऐसे ही जाकर वैक्सीन नहीं लगवानी है, ये बहुत बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा कि अभी जब वैक्सीन अवेलेबल होगी, नेचुरली किन लोगों को पहले दी जाएगी, इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स को ज़रूर दी जाएगी, बट उनके डॉक्टर की निगरानी में ही देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उनको अपने डॉक्टर से कि वेदर दे कैन टेक और नॉट, ये पहले सुनिश्चित करना होगा, उसके बाद ही उनको देनी ज़रूरी है। ऐसे जाके बिल्कुल लगवानी किसी को नहीं चाहिए। हेल्दी व्यक्ति जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ऑफ कोर्स कुछ ग्रुप्स हैं, वो अभी गवर्नमेंट ने बिल्कुल आउट नहीं किया है कि किन को पहले लगाएंगे किन को बाद में लगाएंगे, बट ये जो इस तरह के इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इनको भी काफ़ी प्राथमिकता मिलेगी कि इनको वैक्सीन दी जाए। बट इनको डेफिनेटली चिकित्सक से पूरा रूल आउट करने के लिए कि उस वक्त कोई एक्टिव डिजीज़ नहीं है, उसके बाद ही ये वैक्सीन दी जाएगी। क्योंकि ये जितनी भी वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, न्यूमोकॉकल वैक्सीन, ये सब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स को हम लगवाते हैं, उसी तरह से इसको भी लगवाएंगे, बट किसी चिकित्सक की निगरानी के अंडर। एब्सोल्युटली। लेकिन डॉक्टर राकेश, जो हम पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे थे, क्या वैक्सीन लगने के बाद इसके केसेस नहीं सामने आएंगे, या आपको लगता है कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं लेकिन कम हो जाएंगी, या अलग तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगी? बिकॉज हम ऑलरेडी जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है उनकी यहाँ बात कर रहे हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल कि कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वैक्सीन लगने के बाद में हो सकता है कि अगर डिजीज हो तो वो माइल्ड फॉर्म तक ही हो, सीवियर डिजीज में ना पहुंचे, और जो सीवियर डिजीज नहीं होगी तो उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हमारे कम रहते हैं, क्योंकि उनमें हमें लंबे टाइम तक इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशन की जरूरत नहीं रहती, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन कम होंगे। डेफिनेटली ये फायदा हमें रहेगा, इसीलिए हम वैक्सीन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो मोर्टेलिटी को कम कर सकती है, सीवियरिटी ऑफ डिजीज को कम कर सकती है, एंड कुछ हद तक हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंशन में भी मदद कर सकती है। ऑलराइट, लेकिन साफ तौर से समीर जी, बात तो यही है कि हमें वैक्सीन पे डिपेंडेंट तो रहना नहीं है। अब ऐसे में जितनी भी हमने कॉम्प्लिकेशंस की बात की है, जो नए नए तरह के सिम्टम सामने आ रहे हैं उनको लेकर, और कोरोना के बाद अगर आपको कोरोना हो जाता है तो पोस्ट कोविड की भी क्या कॉम्प्लिकेशंस है, उन पे भी हमने बात की है। ओवरऑल मोटे तौर पर हमें किस तरह के प्रिकॉशंस इस मौजूदा समय में अब लेने चाहिए?
अब देखिए, शुरू से हम जो प्रिकॉशंस की बात करते हुए आ रहे हैं लगभग 7 या 8 महीने पे, एक सिंपल सी बात है, यही देखा जा रहा है कि कोविड के केसेस कम होते ही लोग सावधानियां बरतना छोड़ देते हैं। अभी फिर जैसे आगे फिर आपका क्रिसमस आने वाला है, फिर न्यू ईयर आने वाला है, तो यही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये तो सब लोगों को पता लग गया कि मास्किंग होना है, सैनिटाइजेशन होना है, पोस्ट कोविड सिंड्रोम में ये सब चीजें, इन चीजों पे काफी ज्यादा अवेयरनेस हो गई है और लोग ध्यान भी रख रहे हैं। पर जो सावधानियां बरतना छोड़ देते हैं, जैसे ही वो देखते हैं कि पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है, वैक्सीन आ रही है, और फिर वो सब केयरलेस हो जाते हैं, वो थोड़ा जरूरी है ध्यान रखना। ऑलराइट, तो कोविड या नो कोविड, आपको अपने प्रिकॉशंस जो हैं वो लगातार लेने हैं, आपको वैक्सीन का इंतजार नहीं करना है। इनफैक्ट जिनको कोविड हो चुका है वो थोड़ा सा और ज़्यादा सतर्क हो जाएं, बिकॉज पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस बहुत सामने आ रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बताया, यहाँ पे डॉक्टर राजेश ने बताया किस तरह के टेस्ट आपको करवाने चाहिए। तो अगर आपको कोविड हो चुका है तो अच्छा होगा अगर आप एक बेसिक एक्सरे या बेसिक ब्लड टेस्ट तो अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करके करवा ही ले, और कोई भी ट्रिगर, कोई भी सिम्टम आपको दिखाई दे तो तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.